नमस्कार। आज हम अपनी हिस्ट्री की जो सीरीज चली हुई है एनसीईआरटी की, इसका थर्ड लेसन करेंगे। जैसे इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी है, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो जैसे कुछ लोग घूमने आ रहे होते हैं, लोगों की जैसे बातों पे ध्यान देते हैं कि जैसे कोई पुराने खंडर के बारे में बात कर रहे होते हैं और बहुत उत्सुकता से बात कर रहे होते हैं। तो उनको ये लगता है कि मतलब ये इतनी पुरानी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं भाई। तो उस चीज़ को देख के ये जो दो बच्चे दिए गए हैं, जसपाल और हरप्रीत, इनकी कन्वर्सेशन दी गई है। जो हड़प्पा है, जो पुराने नगरों में अगर बात करी जाए, हड़प्पा है, उसके बारे में ऐसा माना जाता है जैसे ये सबसे जो हमारे प्राचीनतम नगर हैं उनमें से एक माना जाता है। जो हमारी सभ्यता का प्रारंभ बिंदु, जिसके हमें कोई साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनका एक केंद्र माना जाता है। अच्छा, सबसे पहले इस चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ये कुछ 150 साल पहले की बात है, जब सड़क रेलवे लाइन बिछाने के लिए ऐसे काम चल रहा था। तो काम चलते चलते बीच में जो कुछ इमारतों जैसा या ऐसे ईंटें सामने आई। उस टाइम पे लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं करा, जो इंजीनियर थे उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं करा। ये था कि वो जो ईंटें थी वो अपने जहाँ यूज़ करनी थी वो उसमें यूज़ भी कर ली, पर दिमाग में एक सवाल छुट गया कि ये मतलब जगह बिल्कुल खंडर है, पर यहाँ पर ये ईंटें क्या कर रही हैं। पर जैसे कुछ साल बीते, जैसे कुछ 80 साल पहले की बात कही है कि कुछ 80 साल पहले फिर ये खोज हुई, जो कि हमारे इतिहास की प्राचीन सभ्यताओं में से एक रही है, जहाँ से, और ये कुछ 4700 साल पुरानी बात कही है। अब ये बताया कि इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। जो ये नगर मिले, जो हड़प्पा से संबंधित नगर थे, और इनकी विशेषता क्या थी। सबसे पहले तो हड़प्पा जो नाम है, हड़प्पा, इसको हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहला नगर जहाँ से मिला उस जगह का नाम हड़प्पा है, इसलिए उसका नाम ही उसको उस नगर के नाम से जोड़कर ही इसका नाम हड़प्पा संस्कृति कर दिया गया। और जैसे इन नगरों की अब विशेषताएं बताई गई हैं कि नगरों की विशेषताएं क्या थी। नगरों की विशेषताओं में सबसे पहले एक तो ये है कि जैसे कोई भी मैप है, जो मैप का जो पश्चिम भाग है, ये पूर्व भाग है, ये भाग जो था ये ऊंचा मिला। जो पश्चिम भाग था, ये पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। मतलब ये छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना हुआ था। जैसे कोई नगर था वो दो भागों में बटा हुआ था कि कुछ एक भाग ऊंचा था तो कुछ एक भाग नीचा था, कुछ भाग छोटा था तो कुछ भाग बड़ा था। तो ऐसे ही जैसे जो पूर्व भाग था वो बड़ा था परंतु निचाई पर था। पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को जैसे पुरातत्वविद किसको क्या कहते हैं, जो ऊंचा भाग है इसको क्या नाम दिया? दुर्ग नाम दिया। इसको दुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा। इस प्रकार ये मतलब नगरों की यहाँ पर विशेषताएं मिली हैं। और यहाँ पर बहुत सारी जैसे पक्की ईंटों की अभी बताई थी कि जो ईंटें हैं वो यूज़ कर ली गई। हजारों साल पहले की जो दीवारें खड़ी मिली और जो कि पक्की ईंटों से बनी हुई थी। पर इसमें फिर एक और नगर का जिक्र हुआ है जो कि जिसका नाम है, क्या नाम है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो कि जिसमें जो मोहनजोदाड़ो है जो कि खास अपने तालाब के लिए, जो कि उसका क्या नाम दिया गया? स्नानागार। इसके स्नानागार की विशेषताएं बताई गई हैं कि कैसा स्नानागार था, उस पर लोग कैसे धार्मिक स्नान करते थे या फिर डेली स्नान करते थे, ऐसा कुछ बताया है। जैसे जो स्नान घर था, जैसे ये लगा लो एक स्नान घर है, इसके दोनों साइड सीढ़ियाँ मिली हैं और यहाँ पर छोटे छोटे कपड़े चेंज करने के लिए रूम मिले हैं। तो ये ऐसा इस चीज़ को जैसे ऐसा आइडिया लगाया है इस चीज़ को देख के, और कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तभी स्नान करते होंगे। और यहाँ पर अपने जैसे कपड़े जैसे नहा लिए हैं तो उसके बाद कपड़े चेंज करते होंगे। यहाँ पर सीढ़ियों में उतरने की व्यवस्था भी थी। और जैसे ये
स्नानागार है तो इसमें एक ऐसा छेद भी बना हुआ है कि जहाँ से पानी निकालने की, जैसे सभी जब नहा लेते थे, धार्मिक अनुष्ठान पूरा हो जाता था, तो ये पानी निकाल के इसको खाली करके साफ भी किया जाता था। ऐसी व्यवस्था भी मिली है। फिर जैसे कालीबंगा और लोथल के बारे में बताया है यहाँ पर, क्या अग्निकुंड, जो अग्निकुंड के साक्ष्य की बात करी है तो क्या कहाँ मिले हैं? लोथल और कालीबंगा। कालीबंगा नाम की 2 जगह हैं, जैसे कालीबंगा और लोथल नाम की 2 जगह हैं। ये जो कि राजस्थान में है और ये गुजरात में है। इन दोनों जगह पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं और भंडार गृह भी मिले हैं। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में भंडार गृह के भी साक्ष्य मिले हैं। भंडार गृह यही कह सकते हैं जैसे अभी हम कोल्ड स्टोरेज बना देते हैं ऐसे टाइम के लिए कि जब खाने की कमी हो या फिर मौसम ना हो उस चीज़ का, तो उसके लिए हम अपना खाना स्टोर कर सकें। फिर भवन, नाले और सड़कों की बात करी है कि भवन कैसे थे, पक्के थे, कच्चे थे, कैसे ईंटों से बने हुए थे, और ईंटों का जो साइज था वो एक जैसा था या कम ज़्यादा था, इनकी बात करी है। और नाले कैसे थे? नाले ढके हुए थे और जैसे ये एक जैसे घर है तो ये नाले बिल्कुल ऐसे इसके साथ में निकाले गए थे, घरों के बिल्कुल साथ में निकाले थे। और कहीं कहीं दूर दूर पे जाके जैसे ढके हुए थे तो मैन होल भी बनाए गए थे कि ताकि वो जब टाइम हो तभी जैसे गंदे हो जाएं कुछ हफ्ते में 10 दिन में, जब उनको साफ करने की व्यवस्था का भी, जैसे नालों को ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल भी बनाए गए जिसके जरिए से देखभाल और सफाई का काम आसानी से किया जा सके। इस प्रकार यहाँ की नगरों की विशेषताएं बताई हैं। जैसे ये एक चित्र भी दिखाया है, जैसे ये सीढ़ियां हैं। ऐसे बताया कि हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई की जाती थी, ऐसे उसका साक्ष्य दिखाया गया। फिर जैसे धातुओं की बात है, जो नगरीय जीवन था कि उसमें क्या कुछ होता होगा, कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे या नहीं करते थे, तो इन चीज़ों के साक्ष्य भी मिले हैं कि जैसे व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं। जैसे बहुमूल्य जो पत्थर थे वो अन्य उपयोगी चीज़ें हैं दूसरी जगह से मंगवाते थे। जैसे गोल्ड मंगवाने के जो साक्ष्य हैं, जो गोल्ड के साक्ष्य हैं वो कर्नाटका से मिले हैं, से गोल्ड का व्यापार किया जाता था। जैसे सोने चांदी जैसे आभूषणों को अपने पास जैसे मंगवाया जाता था। और जो नगरों में लिपिक भी होते थे, जैसे जो एक जगह से जब दूसरी जगह पर सामान भेजा जाता है तो उस पर जैसे मोहरें लगा दी जाती हैं, तो मोहरों को लगाने के लिए जो लिपिक हैं, जो हिसाब रखते हैं आने जाने वाली चीज़ों का, वो भी होते थे। और शायद ऐसी चीज़ें लिखते होंगे जो चीज़ें अभी जैसे कुछ चीज़ों के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वो ऐसी चीज़ें लिखते थे जो बच नहीं पाई हैं क्योंकि उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। अच्छा, जो शिल्पकार थे वो ऐसा नहीं था कि वुमेन ही थी या पुरुष ही थे, ये दोनों तरह के साक्ष्य मिले हैं कि जो शिल्पकार थे स्त्री और पुरुष दोनों ही मिले हैं, जो अपने ही घरों या किसी उद्योग धंधे पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे और लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ पर उपयोगी वस्तुएं लाते थे। के साथ ही सुदूर देशों से की कहानियाँ, जैसे खिलौने वगैरह, जैसे एक दूसरे स्थान से जैसे जो खिलौने यहाँ मिले हैं, मान लो वही खिलौने यमन में मिले, वही खिलौने अफगानिस्तान में मिले, तो मतलब इससे प्रूव हो जाता है कि ये चीज़ें जो यहाँ मिलती हैं वो वहाँ भी मिलती हैं, तो मतलब ज़रूर आपसी लेन देन रहा होगा तभी ये चीज़ें संभव हो पाई हैं, अदरवाइज़ तो संभव नहीं हो पाती। अच्छा, ये एक चित्र दिखाया है, जैसे कुछ एक चित्र दिखाए हैं, जैसे ये कुएं का चित्र है। अच्छा, कुएं के बारे में ये बात कही है कि जैसे कुएं थे वो लगभग हर घर में होते थे, कुएं की जो व्यवस्था थी वो लगभग हर घर में थी। और जैसे एक ऐसा भी कुआं मिलता है जो सामूहिक है, वो भी अलग से मिलते हैं। ऐसा माना जाता है जो सामूहिक है तो उस पे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ही प्रयोग किया जाता होगा, और जो हर एक घर में कुआं है वो घर के काम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे टेराकोटा है। अच्छा, टेराकोटा की जैसे
बैल का कोई एक ऐसे बैलगाड़ी का जो चित्र मिला है। तो जब भी ऐसे बैलगाड़ी का अगर चित्र मिला है तो ये बात संभव है कि बैलगाड़ी वो चलाते होंगे। अगर बैलगाड़ी का चित्र बनाता है कोई, अगर हम हैं, अगर आज ताजमहल का चित्र बनाते हैं तो ये है कि ताजमहल है तभी तो चित्र बनाया जाता है। और जैसे ये एक मोहर है, उसका चित्र है। नगर और शिल्प की बात करिए अब यहाँ पर। आओ कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। जो जैसे अभी बताया कि सोने चांदी आदि जो आभूषण थे उनके मनके वगैरह मिले हैं। और जैसे कांसे के औजार, हथियार, बर्तन, इस तरह की चीजों के साक्ष्य मिले हैं। जैसे ये चित्र दिखाए गए हैं कि जैसे ये मनके हैं, इनको बिल्कुल ऐसे एक विशेषज्ञ की तरह पिरो दिया गया है, ऐसे बिल्कुल एक लाइन में, कुछ भी उनमें अलग नहीं है, डिफरेंस नहीं है। और वो मनके खुद बनाए गए हैं। जो मनके हैं, जो मध्य में मनके हैं, कौन से पत्थरों से? कार्लिनियस पत्थरों से बनाए गए हैं और पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए हैं। उनके बीच में छेद भी किए गए हैं कि जैसे छेद किया गया जैसे धागा उसके अंदर पिरोया जा सके। और जो धारदार पत्थर के कढ़ाईदार वस्त्र बनाए जाते थे, इस तरह उनमें भी मनकों का प्रयोग किया जाता था। फिर बताया कि जैसे ये एक आकृति मिली है, एक जो चित्र मिला है, तो इसमें जैसे जो ये बनाया है बिल्कुल एक विशेषज्ञ की तरह बनाया गया है। तो ऐसा है कि वहाँ पर इस चीज़ से ये माना गया है कि अगर कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो एक बिल्कुल विशेषज्ञ की तरह बनाई जाती है और उस पर बिल्कुल बारीक काम किया जाता है। जैसे अब ये जो चित्र बनाया है, इसमें जैसे दाढ़ी है, इसको दाढ़ी वाले कुछ बाबा भी नाम दिया गया है। तो ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल समतल बनाई गई है, इसमें कुछ भी हो। अब ये जो इसको चोगा सा उड़ाया गया है, ये भी इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से काम किया गया है। तो संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ कपास की खेती होती थी। अब यहाँ बताया कि जो मेहरगढ़ नाम की जो जगह है, ये जो सेकंड या फर्स्ट लेसन में भी बताया गया था, जहाँ पर सबसे पहले कपास की खेती। और कपास को क्या कहा गया है? कपास को क्या कहा है? सिंडन। कि उसकी खेती के अवशेष भी मिले हैं। और मोहनजोदड़ो के कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। जैसे एक ये नया नाम दिया है कि किस चीज़ के अवशेष मिले? फेयंस के भी अवशेष मिले हैं। फेयंस के बारे में नेक्स्ट पेज पे बताया है कि फेयंस क्या होता है। जैसे फेयंस बताया है, जैसे पत्थर और शंख होता है जो वो तो प्राकृतिक होते हैं, पर फेयंस होता है जो स्फटिक या बालू है, उसके अंदर कुछ मिला के ऐसे जैसे बना दिया जाता है, गोंद से चिपका कर बना दिया जाता है, और जो कि कृत्रिम होता है, और उससे ये ऐसे ऐसे आकृतियाँ बनाई जाती हैं। जैसे फेयंस के मन के चूड़ियाँ, छोटे छोटे बर्तन, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों के भी साक्ष्य यहाँ पर हड़प्पा में मिले हैं। फिर कच्चे माल की खोज के लिए ना लोग व्यापार भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे। जैसे इसमें बताया है कि जैसे कपास है, कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद इसकी जैसे कच्चा ही माल है, क्योंकि उसके बाद ही उसकी कताई बुनाई की जाती है। तो वो एक जगह अगर उपलब्ध नहीं होता तो दूसरी जगह उनको लेने के लिए जाया जाता था। फिर ये बताया कि जैसे हड़प्पा के जो लोग थे वो तांबे का आयात भी करते थे, और जो तांबे का आयात किसके साथ किया जाता था? राजस्थान के साथ किया जाता था। जो आज राजस्थान नाम की जगह है, उसके साथ तांबे का आयात किया जाता था। और जो ओमान है, ओमान के साथ तांबे का आयात किया जाता था कांसा बनाने के लिए। तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो टिन होती है, उसका आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो मतलब दूर दूर यात्राएं भी करते थे और अपनी चीज़ें जैसे कच्चे माल के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे। तो इस तरह जो नगरीय जो शासन था इनका, वो चलता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब भोजन की बात करिए कि भोजन क्या करते होंगे, क्या उगाते होंगे। तो इसमें यह बताया कि जानवर तो पालते ही थे, जानवरों की तो साक्ष्य मिले ही हैं, जैसे बैल का साक्ष्य मिला है। तो किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले लेखक और दस्तकारों के खाने के सामान देते थे।
जो सामान उनको प्रोवाइड करवाना होता था, जो शासक वहाँ पर नगरों में रहते थे, उनको कौन देते थे? चरवाहे और किसान देते थे। पौधों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे इसमें गेहूं, जौ, दालें, मटर, इस तरह की जो तिल, सरसों हैं, इन चीज़ों के अवशेष मिले हैं। फिर वही बात है कि हल के अवशेष भी मिले हैं। हल एक तो टेराकोटा होता है, जो टेराकोटा का हल का जो चित्र है, जो छोटा, उसमें भी मिला है। पर जो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, कि यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। और जैसे ये भी बताया है कि जैसे जब बारिश नहीं होती थी, तो बारिश का जो ऑप्शन बनाने के लिए वो स्टोरेज करते थे, जैसे पानी का स्टोर करते हैं, और स्टोर करते थे, और जब बारिश कम होती थी तो उसको सिंचाई के लिए उसको यूज़ भी कर लेते थे, जो पानी होता था उसको यूज़ कर लेते थे। फिर इसमें जैसे मैंने बताया था कि हर एक नगर 2 भागों में विभाजित है, कि 2 भागों में एक भाग ऊंचा है, एक भाग नीचा है, एक भाग छोटा है, एक भाग बड़ा है। पर जो एक नगर मिला है जो कि गुजरात में है, इस नाम है धोलावीरा। धोलावीरा जो कि अब इंडिया की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। धोलावीरा जो नगर है वो एक ऐसा नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित है, जो कि धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई हैं। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार लगाए गए हैं। इस तरह फिर यही धोलावीरा के बारे में ऐसी ही चीज़ें जो मिली हैं उनके बारे में बताया है, कि मेन क्वेश्चन यही पुट होता है कि ऐसा नगर कौन सा है जो 3 भागों में विभाजित है, तो वो धोलावीरा है। फिर जैसे लोथल के बारे में बात की है, लोथल को एक तो बंदरगाह वाला क्वेश्चन, कि जो हड़प्पा नगर है वो बंदरगाह से जैसे व्यापार करते थे, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो लोथल से ही मिले हैं। तो इसके बारे में वर्णन करा गया है। और जो लोथल का बताया कि जो साबरमती की एक जो उपनदी है उसके किनारे बसा हुआ एक ऐसा नगर है जहाँ पर कीमती पत्थर, जैसे उनका भी कच्चा माल आसानी से जैसे मंगवाने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए, क्योंकि ये एक बंदरगाह नगर था, तो यहाँ से ही उसका आयात निर्यात किया जाता होगा, तो यहाँ से मंगवाने के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। लास्ट में बताया है कि जैसे जब सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, तो ऐसा तो होता होगा कि मोहरें वगैरह लगाई जाती होंगी, तो उन मोहरों के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, जिनके अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। जैसे एक दिखाया गया है कि एक मोहर या मुद्रा है जिसके द्वारा मोहरबंदी की जाती थी। और जो सभ्यता के अंत की जहाँ तक बात है, कि बताया है कि जो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने नगर को छोड़ दिया, और इसके मतलब कोई एक ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि इसका अंत कैसे हुआ। जो हड़प्पा नाम की सभ्यता थी उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कोई इतिहासकार कह देता है कि बाढ़ के कारण हुआ है, कोई कह देता है कि कोई ऐसी आपदा आ गई है, कोई कह देता भूकंप आ गया था। तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।